नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और इस चैप्टर का टाइटल है मेरे गुरु कोलकाता में लेकिन प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। सो ये टाइटल है चैप्टर का। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे लर्निंग के नाम पर मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूं, लेकिन क्योंकि हम सारे चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं तो इस चैप्टर को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है और इसका हमने अपलोड किया है ये वीडियो। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि लर्निंग के नाम पर बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर उन्होंने अपना केवल एक एक्सपीरियंस शेयर किया है योगानंद जी ने, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। उन्होंने वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करके बताया है जहाँ पर वो ये समझने लगे थे कि अब उनके और उनके गुरु के बीच में बातचीत करने के लिए फिजिकली अवेलेबल होना गुरु का कोई मायने नहीं रखता था। वो फिजिकली अवेलेबल हो ना हो, वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट। उनका आभास होने लगा था योगानंद जी को। ऐसा कई बार होता है। अ, कई बार आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने आप में से अनुभव किया होगा, बट कई बार जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है अपने बच्चों से, या हमें अपने पेरेंट्स से बहुत लगाव है, बहुत श्रद्धा है अपने पेरेंट्स के प्रति, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ हो रही होती है जो कि उनके हेल्थ को लेकर के या उनकी अ, जो पर्सनल लाइफ है उसमें किसी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है कि क्यों ना आज पूछा जाए, उनका हालचाल लिया जाए। और कुछ ना कुछ बात हमें ऐसी पता लगती है जिससे पता लगता है कि हाँ, कुछ गड़बड़ तो था। सो दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। एक दूसरे की बात को बिना कहे जान जाना। जैसे जिनका ये चैनल है, उनका जो है, मैं बहुत ही बचपन से बहुत ही अ, एक क्लोज फ्रेंड रहा हूँ। और आज भी हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, राइट, और रहेगी भी। तो उनके साथ जो मेरी दोस्ती है उसमें कुछ इस तरह के क्षण, इस तरह के पल आए हैं जहाँ पे मैंने खुद अनुभव किया है कि कई बार ऐसा हुआ। जैसे एक बार ऑल ऑफ अ सडन रात में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अचानक हार्ट बीट बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई थी। नॉट श्योर वाई, बट हाँ, अराउंड 160 170 के आसपास चलने लगी थी लेटे लेटे। जब मैं अपने बेड पे लेटा था अचानक से ही शूट कर गई हार्ट बीट। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। और मैंने किसी को बताया नहीं, बस हॉस्पिटल गया रात में अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर के, और रात को ही वापस आ गया वहाँ से। और वापस आने के बाद मैंने कई दिनों तक नहीं बताया किसी को कि हाँ क्या चल रहा है। केवल मेरी वाइफ को और मेरे घर में ही दो तीन लोगों को पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद क्या होता है कि दो तीन दिन जो है नहीं बीते होते हैं, मुश्किल से एक दिन गया होता है। जैसे कि कल इंसिडेंट हुई और अगले दिन उसका फोन आता है मेरे मित्र का। एंड ही आस्क्स, और वो पूछता है कि विकास, आर यू ओके? जबकि ऐसा कोई कभी क्वेश्चन उसने पूछा नहीं था मेरे से कि आर यू ओके। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या लग रहा है? सो ही सेड कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ लेना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के बारे में कुछ मुझे पूछना चाहिए। दिस हैज हैपेंड। ये मतलब ये ट्रू इंसिडेंट है, मैं कोई हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, दिस हैज हैपेंड। तो उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारी तबीयत कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कहा कि यार गड़बड़ तो है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ मुझे ऐसे लग रही थी कि कहीं हो ना जाए। बट ऑल ऑफ अ सडन जो है वो चीज़ें हुई, और फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया एंड देन इट वाज नथिंग लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो गैस्ट्रो एंजाइटी की वजह से हो जाती है। तो उस वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड इट वाज डेंजरसली हाई। इट वाज अराउंड 160 एंड 170। ये 2019 की इंसिडेंट है। उसके बाद से एक बार और ये इंसिडेंट हुई, बस उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे उस रात को हो गई थी। बट हाँ, इट वाज जस्ट लाइक कि गैस्ट्रो एंजाइटी की वजह से एक तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो गैस की वजह से। तो इस वजह से क्या होता था कि वो प्रॉब्लम दो बार मेरे साथ हुई। और उसके बाद फिर जब मैं योगा, मेडिटेशन और हार्ट चक्रा को लेकर के, एक मेडिटेशन होता है जिसमें आप एक मंत्र का जाप करते हैं विच इज नोन एज यम। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, देन यू इफ यू नो रिसाइट द मंत्र यम, ओम नहीं यम, य यम, राइट। व्हेन यू डू यम देन यू फील अ वाइब्रेशन अराउंड योर हार्ट। अपने दिल के आसपास आप एक वाइब्रेशन महसूस करते हैं। और ये जो है ना, जब आप हार्ट प्लेक्सस को जागृत कर रहे होते हैं उस समय भी बोला जाने वाला बीज मंत्र ही होता है यम। ठीक है। तो उस मंत्र का जाप किया और उस मंत्र के ज़रिए मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तो उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे मुझे कुछ लाभ होने लगे। और उसके बाद से मुझे अभी तक, मतलब 2019 में आखिरी बार ये मेरे साथ हुआ, उसके बाद 2024 हो गया। इन दीज़ 5 इयर्स मेरे साथ वो दोबारा कभी नहीं हुआ है। बट हाँ, मैं अपने दोस्त की बात बता रहा था कि ही फेल्ट कि कुछ गड़बड़ है विकास के साथ।
उसने पूछा क्योंकि बिना किसी जानकारी के, बिना कुछ बताए, हाउ ही फेल्ट, क्योंकि उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं पूछा था कि विकास तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। ही आस्क्ड, उसने कहा कि मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत कुछ गड़बड़ है एंड देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। मैंने कहा यस, द प्रॉब्लम वाज सीरियस। मैं समय से पहुंच गया था हॉस्पिटल एंड द हार्ट बीट वाज टू हाई एंड इट वाज डेंजरसली हाई, राइट। तो वो चीज़ उसने पूछी एंड देन उसने कहा कि पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लगा। मैंने सिर्फ पूछा, मैंने कहा कि नो वरीज, कोई बात नहीं। अ, एक मिनट, ये फालतू की कॉल्स आने लगती हैं व्हेन आई रिकॉर्ड। तो मैंने उससे बात की और उस बात के बाद मुझे ये समझ में आया कि दीज थिंग्स हैपन, राइट। और उसने भी ये महसूस किया एंड इनफैक्ट मैंने भी कई बार ये महसूस किया। जब भी उसकी लाइफ में या उसको परेशानी कोई होती थी, देन आई यूज टू फील कि कुछ गड़बड़ तो है। और कुछ दिनों बाद मेरे साथ भी ये होना शुरू हो गया एंड देन आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम जब भी वो प्रॉब्लम में होता। मैं पूछता कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देन आई यूज टू फाइंड कि हाँ मतलब जो मुझे एक मैसेज मिला था दैट वाज नॉट रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो हम एक दूसरे की बातों को बिना बताए जानने लगे हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, ठीक है, एंड इट्स ट्रू। एंड द सेम थिंग इज विथ माई मदर। मेरी मदर और मेरे बीच में भी ये टेलीपैथी अक्सर मैंने कई बार देखी है। जैसे कॉलेज टाइम में एक बार हम लोग शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद क्रिकेट खेला करते थे। तो ऐसे माय मदर डजंट यूज टू से एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं कहा करती थी कि तुम क्यों खेलने जाते हो क्या है, राइट। बट पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन वन डे शी सेड कि तुम रोज ही खेलते हो क्रिकेट। उसी दिन उन्होंने बोला कि तुम रोज ही खेलते हो क्रिकेट, मतलब क्लास खत्म होने के बाद वहां रुक जाते हो और 5 साढ़े 5 बजे शाम को 6 बजे लौट कर आते हो, अभी सर्दियों का समय है तुम जल्दी लौट आया करो। इस तरह की बातें उन्होंने की। और इनफैक्ट उन्होंने उस दिन मना किया, कहा कि नहीं अब रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम मत जाओ। उन्होंने मना ही कर दिया कि आज तुम मत जाओ। मैंने कहा कि मम्मी मैं जल्दी लौट आऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं जरूरी नहीं है, रोज रोज की लत क्यों लगा रहे हो, कभी खेल लिए कभी तो समय से घर आ जाया करो, राइट, तुम 2 3 घंटे खेलते रह जाते हो। सो मैंने कहा कि ठीक है मम्मा, मैं कोशिश करूंगा कि हाँ हर दूसरे तीसरे दिन खेला करूं, हर रोज हम लोग नहीं जाया करेंगे, राइट। मैं खेलने नहीं जाऊंगा क्रिकेट, हर रोज नहीं जाऊंगा, कभी कभी मतलब हफ्ते में 2 3 दिन खेल लिए। तो इस तरीके से मैंने उनको प्रॉमिस किया। बट उस दिन के लिए मम्मी ने बोला कि आज क्यों जाना है, मत जाओ। पता नहीं क्यों वो इतना इंसिस्ट कर रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब शाम को मैंने ये फील किया जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो हुआ ये कि कोई लड़का आता है, राइट, कॉलेज का। और आने के बाद क्या होता है, एक लड़का टोपी पहने खड़ा था, उस टोपी वाले लड़के को वो थप्पड़ मारता है, राइट। एंड हमको समझ में नहीं आता कि हाँ क्या हुआ, हम जितने भी खेल रहे थे हमें समझ में नहीं आता कि क्या हुआ क्या बात हो गई। तो हम उसे जाके रोकते हैं कि वाई तुमने हाथ क्यों उठाया, वाई आर यू डूइंग दिस। हमने उससे पूछा। देन ही सैड कि ये जो लड़का है इसके लिए एक लड़की ने कंप्लेन की है, राइट। और उस लड़की ने ये बताया है कि ये बंदा आते जाते रास्ते में उसको छेड़ता है, राइट, इसीलिए इसको पीटा। तो उसने कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एंड देन आई फाउंड कि वो उसको पीट इसलिए रहे थे क्योंकि जिस समय लड़की ने उसको पहचान कराई थी लड़के की, बताया बताया था, उसने सिर्फ ये बताया था कि जो ग्राउंड में एक लड़का है जो कि टोपी पहने खड़ा है, वो लड़का ही है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी थी उसको। वो लड़का ग्राउंड में टोपी पहने खड़ा था। और वो जो लड़का था जो ग्राउंड में टोपी पहने खड़ा था, वो टोपी उसने उतार दी थी। जो असली जिसको पहचान कराई गई थी उसने टोपी उतार दी थी। इनफैक्ट उस लड़की ने सिर्फ ये बोला था कि वहां पे केवल एक टोपी पहने लड़का खड़ा है, इसके अलावा कुछ पहचान नहीं बताई। दूर से इतना क्लियर हुआ नहीं होगा तब तक उसकी टोपी किसी और लड़के ने पहन ली, उसने उतार के रखी, किसी और ने, विकेट कीपर जो बना था उसने पहन ली हीरो बन के, राइट। एंड उस दिन बहुत ज्यादा ही बवाल हो जाता, मतलब चीजें ठीक नहीं थी उस दिन, राइट। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब इस बंदे ने टोपी रखी थी उतार करके, देन आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि उस टोपी को पहनना चाहता था, राइट। और उसके बाद अगर वो टोपी बाई चांस मैंने पहन ली होती तो हो सकता है कि मेरा उनसे झगड़ा हो जाता या मेरे साथ वो जो है हाथापाई कर लेते, राइट। देन आई उस दिन मैंने रियलाइज किया कि यार जो मेरी मदर है समहाउ शी यूज टू फील, क्योंकि किसी दिन अजीब सा ही बिहेव करना, लाइक कभी उन्होंने नहीं रोका कि तुम क्रिकेट खेलते ही क्यों हो। उस दिन उन्होंने मना कर दिया कि आज तू जाएगा ही नहीं, सीधे क्लास से वापस यहाँ आएगा। सो दीज आर द थिंग्स which I have felt. So this telepathy, this thing, I believe this happens क्योंकि मैंने इस चीज को खुद अनुभव किया हुआ है, राइट। इसी तरीके से जो योगानंद जी हैं, इन्होंने भी टेलीपैथी का एक्सपीरियंस किया। बहुत छोटी सी कहानी है, आई वुड लाइक टू कंक्लूड इन वेरी शॉर्ट।
और आज मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, उसके 2 रीज़न है। एक तो पीछे का जो बैकग्राउंड है मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो मैंने कहा कि आज मैं फुल बैकग्राउंड में ही बनाऊँगा। एंड देन दूसरी चीज़ ये है कि ये चैप्टर बड़ा छोटा है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं कि जहाँ मैं नोट करके लाऊँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना आपको भूल जाऊँ, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द केस। सो इस वजह से मैंने जो है इसको विदाउट एनी स्लाइड इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो इस चैप्टर में उन्होंने ये बताया कि इनके एक दोस्त थे, ठीक है? जिनका नाम था दिजेन। अपने उस दोस्त के साथ वो एक बार आश्रम में आए, रामपुर के आश्रम में, और उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया कि मेरे गुरु हैं, जितने भी सवाल तुम्हारे पास हैं, वो सवाल तुम मेरे गुरु से पूछो, एंड ही विल हेल्प यू आउट। तो ये चीज़ उन्होंने कही, और जब ये चीज़ उन्होंने कही, तो द्विजेन जो इनके दोस्त थे वो आए और युक्तेश्वर जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए, युक्तेश्वर गिरी से। फिर एक दिन क्या हुआ कि युक्तेश्वर गिरी जी को किसी काम से कोलकाता जाना पड़ा। और कोलकाता जब वो गए, आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कोलकाता जब वो गए, तो कोलकाता जाने के बाद ही मतलब उनका प्लान था, उन्होंने एक लेटर भेजा कि मैं वापस आऊँगा, सुबह 9 बजे वाली गाड़ी से वापस आऊँगा, राइट? उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे वाली गाड़ी से मुझे वापस आना है, और ये मैसेज उन्होंने चिट्ठी में भेजा। दोनों लोगों ने मैसेज पढ़ा, द्विजेन ने और योगानंद जी दोनों ने। और फिर ऑल ऑफ अ सडन जब तैयारी हो रही थी अपने गुरु को लेने जाने के लिए, तो हुआ ये कि एक इनको एक्सपीरियंस हुआ योगानंद जी को। और वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था जैसे कि गुरुदेव ये कह रहे हों कि मैं 9 बजे वाली गाड़ी से नहीं आ पाऊँगा, मुझे थोड़ी देर होगी, मैं आऊँगा नहीं 9 बजे वाली गाड़ी से। और द्विजेन को उन्होंने ये बताया कि द्विजेन, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं आएँगे 9 बजे वाली गाड़ी से। मुझे ये टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज ऐसा लगता है प्राप्त हुआ है गुरुजी का। ये बात उन्होंने बताई, और द्विजेन ने क्या किया कि जैसे होता है ना कि हाँ, कोई बंदा अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, तो कई बार वो ऐसी बातें करता है जिस पे ऐसा लगता है कि यार ये जानबूझ करके ना, अब क्योंकि इसकी बातें हम सुनने लगे हैं, तो जानबूझ करके कुछ ज़्यादा ही अलौकिक या कुछ ज़्यादा ही मेस्मराइज करने वाली बातें बोलने की कोशिश करता है, बट ऐसा था नहीं योगानंद जी के साथ, राइट? ऐसा आपके साथ भी होगा जब आप, अगर आप स्पिरिचुअल हैं और अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं, तो कुछ लेवल तक वो इंक्लाइंड होते हैं स्पिरिचुअली, या बहुत बड़े लेवल तक भी इंक्लाइंड होते हैं, तो भी जब आप ज़्यादा बातें करने लगते हो या फिर आप ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस बताने लगते हो कि हाँ, इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का वो मतलब है, या ऐसा होता है वैसा होता है, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार इसकी बातें सुनने लगे हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्साइट एक्साइटमेंट में आकर के कुछ ज़्यादा ही बातें अपनी तरफ से गोल-मोल करके बताता है, या फिर ज़्यादा ही बोलने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ द्विजेन के साथ हुई। उन्हें लगा कि यार तुम और तुम्हारी टेलीपैथी, उन्होंने बोला, और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन चले गए। जब वो रेलवे स्टेशन गए, तो वहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी थे नहीं। उसके बाद फिर जो है 9:30 की ट्रेन को भी उन्होंने देखा, उसमें भी युक्तेश्वर गिरी जी नहीं थे। और उसके बाद जो है ये लौट करके आए घर पे, आश्रम में। आश्रम में जब लौट करके आए तो इनका चेहरा लटका हुआ था, तो योगानंद जी ने देख करके इनको बताया कि नहीं, आप, लगता है वो ट्रेन में नहीं आए, आपको नहीं मिले होंगे। तो मैंने तो पहले ही बताया था कि वो नहीं मिलेंगे, तो इस तरह की बात की। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर में जब द्विजेन जो है बाहर चले गए और ये अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तो ही फेल्ट ही फेल्ट लाइक कि गुरुजी सामने खड़े हैं, एंड ही इज टेलिंग हिम, वो बता रहे हैं कि मेरा काम अब खत्म हो गया है, और अब मैं इस समय 10 बजे वाली गाड़ी से इस दिन आऊँगा। तो तुम इस समय आ जाना। और मैं जानता हूँ कि जो द्विजेन है, मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें फ़ील की। उन्होंने तो युक्तेश्वर गिरी जी ने बताया कि मैं जानता हूँ कि जो द्विजेन है या दूसरे लोग हैं, वो डाउट करेंगे तुम पे कि तुम्हें कैसे पता लगता है। इसलिए मैं तुम्हें सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अ, उस समय घटित होंगी, या उस समय आपके सामने होंगी जब मैं ट्रेन से नीचे उतरूँगा और तुम्हारे पास आऊँगा। और उन्होंने ये भी सुना कि युक्तेश्वर जी ने ये बोला है कि ये मेरे ईश्वर की आज्ञा है कि मैं तुम्हें इसका एक्सपीरियंस कराऊं, राइट? इस वजह से मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस तरह के कपड़े मैंने पहने हुए हैं, जब मैं ट्रेन से उतरूंगा तो इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें मिलूंगा, और मेरे आगे एक बच्चा जो है कमंडल लिए चल रहा होगा। ठीक है, ये बात तुम दिजेन को बताना, या जो भी हो उसे बताना, जिनको भी बताना चाहो। दिजेन को खास करके उनका इशारा था, तो तुम इस चीज़ को समझ जाओ, इसको बताओ, ताकि ये जो चीज़ होती है इसके बारे में लोगों को पता चले कि हाँ, ये कोरी बकवास नहीं है, कोरी कल्पना नहीं है, राइट? और
अभी भी हो सकता है जो लोग इन किताबों को पढ़ते हों या फिर जो मेरे वीडियो को देखें, वो भी यही कहेंगे कि यार उस किताब में लिखा है, क्या पता योगानंद जी ने सच लिखा है कि झूठ लिखा है। विश्वास ना करने वाला वो कहेगा, राइट? बट द थिंग इज़ कि जैसा किताब में लिखा है, मैं वैसा आपके सामने रखने के लिए मजबूर हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत जो है कमेंट नहीं आएगा, जो किताब में लिखा है वो मेरे को सामने रखना है। हाँ, मेरा अपना जो अनुभव रहा, जैसे बचपन में जो अनुभव हुए या मेरे दोस्त के साथ जो मेरे अनुभव हुए कि उसे अचानक से महसूस होता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, और कई बार मुझे महसूस होता है कि हाँ, मुझे उसको फ़ोन करना चाहिए, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है। इन दैट केस हम एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, राइट? सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, बट द थिंग इज़ कि यहाँ जितनी चीज़ें लिखी हैं उसमें किसी भी तरह से काट-छाँट करना या कुछ भी इसमें ऐड करना, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो इसमें लिखा है वैसा ही बता रहा हूँ। सो युक्तेश्वर गिरि जी ने योगानंद जी को ये बताया कि मैं यही कपड़े पहने मिलूँगा और आगे मेरे एक कमंडल में एक कमंडल लिए एक लड़का चल रहा होगा। तो यही बात जो है बताने के बाद अचानक से जो युक्तेश्वर गिरि जी हैं वो गायब हो जाते हैं। मतलब वो उन्होंने महसूस किया योगानंद जी ने कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही मेरी श्रद्धा होने की वजह से या कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने की वजह से इन चीज़ों में, ऐसा तो नहीं है कि मुझे भ्रम होने लगे हैं। ये भी उन्होंने महसूस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भ्रम होने लगे हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम द इल्यूजन्स, कुछ इल्यूजन्स होने लगे हैं मुझे। तो इस तरह की बातें जब उनके दिमाग में आई तो उन्होंने फिर सोचना बंद किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, चलते ही हैं, अब रेलवे स्टेशन पे चलते ही हैं। तो उन्होंने दिजेन को बुलाया और उनसे बोला कि जल्दी चलो दिजेन, और गुरुजी आने वाले हैं 10 बजे की गाड़ी से। तो दिजेन जो है वो, उसका मन नहीं कर रहा था बातें सुनने का, बट एट द सेम टाइम उसने किसी तरीके से बात मान ली, और योगानंद जी ने जो है दिजेन को खींच करके, अपना उनकी बात ना सुनते हुए उनको खींच करके रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया कि चलो गुरुजी आएंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि योगानंद जी को दिखाई देता है कि ट्रेन आ गई है 10 बजे वाली, और सवा 10 के आसपास, 10 सवा 10 के बीच में ट्रेन रुकती है आकर के। और उसके बाद जो है योगानंद जी दिजेन से कहते हैं कि देखो इस ट्रेन में गुरुजी पक्का होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो ट्रेन है इसमें मेरे गुरुजी का आभास मुझे हो रहा है, राइट? तो वो हंसता है थोड़ा सा, जो दिजेन होता है उसको हंसी आती है कि पता नहीं क्या सोच रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा है। फिर वो योगानंद जी जो है इस बात को याद करते हैं कि इस बात की पहचान भी बताई है गुरुजी ने कि कैसे पहचाना जाएगा कि हाँ वो सच बोल रहे हैं, राइट? कैसे ये जाना जाए कि वो सच ही बोल रहे हैं? तो दिजेन को बताना जरूरी हो गया। तो दिजेन को उन्होंने बताया कि दिजेन देखना, इसी ट्रेन से गुरुजी उतरेंगे और उनके ऐसे ऐसे कपड़े होंगे, गेरुए रंग का ऐसा कपड़ा होगा, इस तरह के जूते पहने होंगे, राइट? और उसके अलावा उनके आगे एक लड़का, छोटा लड़का कमंडल लेकर के चल रहा होगा, ठीक है? तो उसको हँसी आई दिजेन को, लेकिन थोड़ी देर में दिजेन क्या देखता है कि जो कुछ बताया है योगानंद ने, वो सब सच है, और गुरुजी जो है उसी तरीके से आ रहे हैं, उसी कपड़ों, उन्हीं कपड़ों में आ रहे हैं जिस तरीके से योगानंद जी ने व्याख्या की है। उस समय ना तो व्हाट्सएप था, उस समय ना तो कोई ऐसा जल्दी से जल्दी मैसेज पहुंचाने का तरीका था, तो ये उस समय की बात है, राइट? आज तो ये सीमाएं मिट गई हैं, लेकिन जब ये सीमाएं थीं, जब ये सीमाएं मिटी नहीं थीं, तब मनुष्य अंतः प्रेरणा के द्वारा अपने मैसेज कैसे एक दूसरे को पहुंचा पाया था, ये एक एग्जाम्पल है उस चीज का। तो इसका मतलब है कि जो कुछ हम फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू करते हैं, जहां पर हम जिस पावर का यूज करते हैं, जिस पावर के जरिए फिजिकल डिवाइसेस से बात करके वहां पर चीजों को सामने रख देते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे, जो हमारा मेंटल जो एक प्लेग्राउंड होता है, उस पर भी ये पहुंचाई जा सकती हैं, और हम खुद एक मोबाइल की तरह काम कर सकते हैं। मैं भी एक मोबाइल हूँ, आप भी एक मोबाइल हैं। मेरे को आप तक मैसेज पहुंचाना है, तो उस मैसेज को पहुंचाने का तरीका जो सिद्ध योगी होते हैं, भाई आज की डेट में भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक मैसेज जा रहा है। इसकी एक प्रक्रिया है, इसकी एक क्रिया विधि है जो दो फिजिकल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कराती है। इसी तरीके से जब ये पॉसिबल है कि दो डिवाइसेस के बीच में बातचीत हो सकती है, तो इस नियम को, जो प्रकृति का नियम है जिसके जरिए मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, इस नियम को अगर कोई जानता है, तो प्रकृति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उसी तरीके से बात कर सकता है जैसे दो डिवाइसेस आपस में बात करती हैं। जैसे मेरा फ़ोन आपके फ़ोन से बात करता है, व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसके जरिए आप तक पहुँचता है, जिसको इंटरनेट कहते हैं, उसके जरिए ये पहुँच जाता है, राइट? ठीक इसी तरीके से जैसे इंटरनेट है, ठीक इसी तरीके से जो सिद्ध योगी होते हैं, दे नो द रूल ऑफ द नेचर। वो उस नेचर के रूल को जानते हैं, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ खेलना जानते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी पर अपने मैसेज को सेंड करना जानते हैं, और आपकी फ्रिक्वेंसी तक उसको पहुंचाना जानते हैं, सो दैट आप रिसीवर की तरह उसे रिसीव कर सको। कुछ नहीं, केवल और केवल रेडियो का एग्जाम्पल आप याद रखिए कि एक रेडियो रेडियो स्टेशन है जहां से कुछ तरंगे, कुछ ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स प्रसारित हो रही हैं, और जो रेडियो है वो उसको ट्यून करने की कोशिश कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, अगर ट्यून हो जाता है तो।
तो कुछ ऐसा ही है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और योगानंद जी ने ये चीज़ें रिसीव की, जो मैसेज भेजा गया और ये बात उन्होंने बताई द्विजेन को, राइट? द्विजेन को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरुजी ने बोला, जब वो उतरे ट्रेन से, वो पास में आ गए, तो गुरुजी ने बोला कि द्विजेन, मैंने तुम्हें भी मैसेज भेजा था। योगानंद को तो मैसेज भेजा ही था, वो मैसेज तो तुम्हें मिल ही गया होगा, बट एट द सेम टाइम मैंने भी तुम्हें मैसेज भेजा था, बट तुम उसको नहीं पढ़ पाए। योगानंद ने उसको पढ़ लिया, लेकिन तुम उसे नहीं पढ़ पाए। तो इतना कह करके वो आश्रम की ओर चलने लगे, और आश्रम में पहुंच करके द्विजेन ने गुस्से में पूछा योगानंद से कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तो योगानंद जी ने कहा कि तुम ठीक से नहीं समझे हो अभी भी, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। गुरु जी ने ऐसा कुछ भी मुझे नहीं बताया जो कि मैं तुमसे छुपाऊं, ठीक है? गुरु जी ने वो मैसेज सीधे सीधे तुम तक भी भेजा और मुझ तक भी भेजा। तुम अच्छे रेडियो नहीं हो, तुम अच्छे रिसीवर नहीं हो, तुम रिसीव नहीं कर पाए। मेरा रिसीवर अच्छा हो चुका है, इसलिए मैंने उसको रिसीव कर लिया, उस मैसेज को, राइट? और मैंने एज इट इज तुम्हारे सामने उस चीज को रखा जो तुमने अभी देखी है। तो ये हुआ था इस पूरी की पूरी स्टोरी में, और इसमें टेलीपैथी और टेलीपैथी का जो पीछे का साइंस है, उसकी बात इस चैप्टर में बताई गई है। इसमें लर्निंग के नाम पर बस यही है कि हाँ, आप ये मत मानिए कि संसार में कुछ भी असंभव है, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, राइट? एवरीथिंग इज साइंस, लेकिन उस साइंस को भी बनाने वाली जो प्रकृति है, उस प्रकृति के नियम है, और उस नियम को बनाने वाला, उन नियमों को एक्टिवेट करने वाला, दैट इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस या भगवान है, राइट? तो यही इस चैप्टर का मैसेज है। और ये भी मैसेज है कि जैसे मैसेज उसको भी मिला था, दिजेन को भी, बट वो रिसीव नहीं कर पाया। रिसीव क्यों नहीं कर पाया? जहाँ तक मुझे समझ में आया इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ऐसा लिखा नहीं है इस चैप्टर में, जहाँ तक मुझे समझ में आया, उसमें जो विश्वास की कमी थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। देखिए, चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उस व्यक्ति की पूरी सेवाएं या उस व्यक्ति की पूरी ताकत का अंदाजा आपको नहीं लगेगा। जैसे अगर पांडवों ने भगवान कृष्ण पर विश्वास ना किया होता, तो भगवान कृष्ण की ताकत कभी भी सामने नहीं आती, ठीक है? जैसे भक्त प्रहलाद ने अगर नरसिंह भगवान पर विश्वास न किया होता कि वो कहीं से भी आ सकते हैं, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, नारायण कहते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो पूछा जाता है इस खंबे से आएंगे क्या? तो वो कहते हैं हाँ, इससे भी आ सकते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह हैं। ये जो विश्वास है कि वो हर जगह है, इसी विश्वास ने मजबूर किया उनको उस खंबे से भी आने के लिए। तो चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो हमारे और आपके जैसे लोग हों, अगर कोई आप पर विश्वास करे, आप सोच करके देखिए कि अगर कोई आप पर विश्वास करे कि मुझे तुम पर ही विश्वास है और इस मुसीबत से तुम मुझे ही निकाल सकते हो, भी तुम ही मुझे निकाल सकते हो, राइट? अगर कोई आप पर इतना विश्वास करे, तो आप कितने भी बड़े स्वार्थी इंसान हो, राइट? अगर कोई आपकी शरण में इस तरह से आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपका जो मंतव्य है, निश्चित रूप से आपकी जो मेंटेलिटी है, वो चेंज होकर के इस कंडीशन में तो आई जाती है कि मैं मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प करूंगा इसकी। तभी आप अपनी जो पूरी ताकत है, पूरा जो पूरी की पूरी जो स्किल है, वो आप तभी लगा पाते हो और तभी आप उसकी हेल्प कर पाते हो। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि एक पत्थर की मूर्ति में भगवान को प्रकट कर सकती है। पत्थर की मूर्ति में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह की जो विश्वास की अ, वो होती है, विश्वास की ताकत होती है। तो विश्वास केवल और केवल आपके और मतलब ईश्वर के स्तर पर नहीं है, वो हमारे आपके स्तर पर भी है। जितना कोई आप पर विश्वास करता है, उतनी ही बड़ी एफर्ट आप डालते हो। अगर कोई आप पर विश्वास नहीं करता, तो आप अपनी ताकत नहीं दिखा पाते। आपकी ताकतें, आपकी कैपेबिलिटीज़ छुपी रहती हैं। अब जैसे मैं एक अच्छा प्रोग्रामर हूँ, लेकिन किसी के दिमाग में ये इमेज बन गई है कि 16-17 साल के बाद ये क्या प्रोग्रामिंग कर पाएगा? 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। नॉर्मली इंडिया में जो होता है, भारत में ये एक सामान्य सोच है कि अगर कोई प्रोग्रामर है, इंजीनियर है, तो 16-17 साल अगर हो गए हैं और सर्विस बेस्ड कंपनी में है, तो वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा, ये तो छूट चुकी होगी। बट समहाउ मैं उनको प्रूव नहीं कर पा रहा। उनकी अपनी धारणा है, उस धारणा में वो बंधे हुए हैं। उस धारणा में बंधे होने की वजह से क्या हो रहा है कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ शो ही नहीं कर सकता, और वो मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका यूज़ कर ही नहीं सकते। जब वो मुझ पर विश्वास करेंगे कि हाँ, मुझे इस पर विश्वास करना है, इसको काम देते हैं, देखते हैं क्या करता है, इसको दे देते हैं। हम मानते हैं कि ये कह रहा है, तो ये कर देगा। आखिर में 17 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको देकर देखते हैं, करने देते हैं। विश्वास जब तक वो नहीं दिखाएगा, तब तक मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो नहीं कर पाऊँगा। तो विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि आपकी जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं या आपके भीतर जो कैपेबिलिटी है, वो तभी प्रकट होती है, तब तक प्रकट हो ही नहीं सकती जब तक कि विश्वास का सहारा ना मिले आपको।
ये हमारे लिए भी ट्रू है, ये परमात्मा के लिए भी ट्रू है। जब तक उन्हें आपके विश्वास का सहारा नहीं मिलता, तब तक वो भी अपनी शक्तियाँ होते हुए भी दिखा नहीं सकते। वो कर ही नहीं सकते उस उन शक्तियों का प्रदर्शन जब तक कि आप उन पर विश्वास ना करें। ठीक है? ये विश्वास का सिंपल सा नियम है। ये सबके ऊपर लागू है। तो यही चीज़ आपको समझनी होगी कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और विश्वास करने का आधार, इसका कोई आधार आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा कि क्यों हम किसी पर विश्वास करें, राइट? होता ये है कि जब तक आप मुसीबत में नहीं फँसते और जब तक आपके पास आखिरी सोर्स की तरह केवल एक ही उम्मीद नहीं रह जाती, तब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते। जैसे नॉर्मली एक बड़ी गाड़ी में चलने वाला एक रिक्शे वाले को कई बार कुछ नहीं समझता कि यार ये क्या है, कुछ नहीं है। कई बार लोग टक्कर मार जाते हैं, कई बार रिक्शे वाला चला रहा है, पानी भरा हुआ है, बरसात का, उसमें छपाक से निकले और बेचारे को पूरा गीला कर दिया। कोई मतलब उसको इंसान ही नहीं समझते। कुछ लोग इस तरह की भी हरकतें करते हैं। बट किसी तरह की समस्या में आप फंस जाएं, गाड़ी आपकी रुक जाए, गाड़ी आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाए गाड़ी में, और आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं, खतरनाक जगह हो, और अचानक से एक वहाँ का लोकल रिक्शे वाला आपको दिखाई दे। वो पूछे कि बाबूजी क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, मैं आपकी हेल्प करूँ, आप गलत जगह फंसे हुए हैं, ये खतरनाक जगह है, आपको निकल जाना चाहिए, राइट, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो होगा क्या? आप जब चारों तरफ से मार खा के विवश हो जाएंगे, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, तब आप उस पर विश्वास करेंगे, पल पल उसे याद करेंगे, कहाँ गया, कब बात बनेगी। और जब आप उस पर विश्वास करेंगे, तो वही विश्वास उस आदमी से जो जिसको कि आप बहुत छोटा समझते हैं, उसकी तरफ से मदद लेकर के आपकी तरफ आएगा। तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है, राइट? और ये विश्वास का रूल है कि जब तक आपको चारों तरफ से मार नहीं पड़ती, तब तक विश्वास आपके भीतर किसी एक चीज़ पे केंद्रित नहीं होता। जब तक आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, जो कि एक झूठा एहसास है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा कि आप कुछ कर सकते हो, इसके पहले ये सोचो, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल सोचो कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्या मैं अकेले बना रहा हूँ ये? आप कहेंगे हाँ, मैं तो अकेले बना रहा हूँ। बट द थिंग इज़ कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो कोई है जो सब स्टेशन पर इस बात को इंश्योर कर रहा है कि पावर सप्लाई लगातार बनी रहे। मैं उसको जानता नहीं हूँ। कोई है जो इंटरनेट की जो सर्विसेज़ हैं, वो मेरे यहाँ लगातार बिना किसी बाधा के पहुँचती रहें, ताकि इंटरनेट का मैं उपयोग कर सकूँ। वो व्यक्ति भी बैठा है कहीं पर, मैं उसको नहीं जानता, बट वो कर रहा है। ठीक है? ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जो जाने-अनजाने मेरी मदद कर रहे हैं। जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, सोसाइटी का जो गार्ड है, उस सोसाइटी में जितने भी गार्ड हैं, वो हमें इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे, हम सिक्योर रहें। और जिसकी वजह से मैं आराम से अपने फ्लैट में बैठ कर के ये वीडियो बना रहा हूँ। राइट? तो वो जो गार्ड है, वो भी एक तरीके से देखा जाए, तो वो ना जानते हुए भी कि वो मेरी मदद कर रहा है, वो मेरी मदद कर रहा है। तो जाने-अनजाने बहुत से लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जाने-अनजाने बहुत लोगों की मदद आप ले रहे हैं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपका कोई भी काम आपका नहीं है। आपका हर काम जो आप कर रहे हैं, उसके लिए भी सपोर्ट आपको अनजाने लोगों से मिल रहा है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप ही अकेले कुछ कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं। राइट? आप सही नहीं हैं। आप इस बात को जब समझ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा है उसका एक हिस्सा मेरे हिस्से में आया था, मैं उस हिस्से को पूरा कर रहा हूँ, बाकी हिस्से दूसरा पूरा कर रहे हैं। और वो क्या है? वो अपना काम कर पाएँ, उसके लिए ये नेचर उनकी हेल्प कर रही है, या सरकार उनकी हेल्प कर रही है, व्यवस्था उनकी हेल्प कर रही है। और उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि देश सुरक्षित रहे, तो उसके लिए सरकार अपना काम कर रही है। देश सुरक्षित तब रहेगी हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, 1 मिनट, हुँ, कुछ गिरा था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझ में आती हैं कि ये सभी लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब सभी लोगों की हेल्प हमें मिलती है, देन हम जब ये समझने लगते हैं कि हम अकेले कोई काम नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें कहीं न कहीं सबकी हेल्प से हो रही हैं, देन वी बिकम थैंकफुल टू दिस नेचर, देन वी बिकम थैंकफुल टू एवरीवन, एवरी पर्सनैलिटी, एवरी पर्सन, राइट? और यही चीज़ हमें समझनी चाहिए। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इस चैप्टर का यही एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है। इसके अलावा तो और कोई लर्निंग मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें टेलीपैथी के अलावा और कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।